मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। अगर कोई मेरे को देखता है, सबसे पहले मुझे ये है कि अगर वो मुझे जाने, एक डॉक्टर के रूप में जाने, एक डिसेबल्ड पर्सन के रूप में ना जाने। देख के मुझे ये ना कहे कि आपको क्या हुआ है, मुझे ये पूछे कि आप कौन हो, आप क्या हो। कि आप फर्स्ट व्हीलचेयर यूजर रहे हैं जो एवरेस्ट बेस कैंप तक गए हैं। हाँ जी, जब मैं बचपन से 4 मंथ से आई वॉज पोलियो अफेक्टेड। पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, ओह, स्कूबा डाइविंग, अच्छा। हाँ आई हैव डन। पर्सनालिटी ट्रेट है वो, आपका कैरेक्टरिस्टिक, कि बिल्कुल, आप यू कैन से एवरीथिंग लाइफ को यस बोलते हैं। यस बोलते हैं। करना कैसे है ये बाद में है, लेकिन आई हैव टू डू दिस। एक डिफरेंट चाइल्ड को अपनी स्पेशली मदर के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 10th में तो मैंने ये सोच लिया था कि मैंने मेडिकल लेना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि जो मुझे हुआ है वो किसी और को ना हो पाए। हमारा प्री मेडिकल टेस्ट का जो एग्जाम था, तो उससे सुबह के टाइम बाथरूम से जब मैं बाहर आ रही थी, मैं स्लिप कर गई। एक दो चैलेंजेस हैं इसमें। अगर मैं अपनी जॉब, अपने स्टडी कंप्लीट के बाद मेरे को जॉब मिल गई, और जॉब मेरे को 150 किलोमीटर दूर मिली। ये सफर तो जो है रगी टेरेन्स है, रफ एरिया है, दिमाग में एक प्रेपरेशंस थी। एक ये तो नहीं है कि आसान होने वाला है, ये था कि डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। तो कुछ जो था सफर हमारा व्हील चेयर से हुआ, स्लोली एंड स्लोली। कभी ये भी हुआ कि आप गिव अप कर जाते थे, हम बिल्कुल माइंड में, क्योंकि जब आप थक जाते हो तो। लेकिन स्लोली स्लोली टीम का सपोर्ट, ये 14 डेज के बाद, तो 14 अप्रैल 2026 को वो सबमिट की एट 9:30 AM अप्रोक्सीमेटली एवरेस्ट बेस कैंप पे। दिमाग में ये था, यस आई डिड इट। आपका एवरेस्ट का जर्नी तो बहुत ही रिमार्केबल रहा है, बहुत ही इंस्पायरिंग भी रहा है, बट इससे पीछे की भी जर्नी है जिसने आपको शेप करा। मेंटली भी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी इस चैलेंज में। बिल्कुल होती हैं। गिव अप करने का कभी ऐसा लगा? बिल्कुल लगा। जब स्टेप्स लेके चल रही थी, दोनों हाथों में सपोर्ट था जब मैं चढ़ रही थी, तो उसके जो स्टेप्स हैं काफ़ी हाई होते हैं कई बार। तो वहाँ पर जाके एक टाइम पे तो लगा, जब थोड़ी दूर रह गया था, कि नहीं अब नहीं कर पाती। कार लेने के बाद सबसे बड़ा दिमाग में यही आया कि अब मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ और कभी भी जा सकती हूँ। कई बार ये भी हुआ है कि बसेस ना जब चलते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप पे रुकना है, बसेस रोकते नहीं थे, क्योंकि मैं टाइम लगा देती थी चढ़ने में। किसी वजह से बस मिस हो गई, नहीं चढ़ पाए तो फिर वहाँ पे बैठ जाती थी। दूसरे भी लोग थे जो कहते थे कि ये खुद स्टिक के साथ चलती है, ये दूसरों को क्या ठीक करेगी। एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जब लोग मुझे देखते हैं ना, सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि मैडम आपको हुआ क्या है। यहाँ पे मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि डोंट ओवर प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, स्पेशली टू दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं डिसेबल्ड। नमस्कार, वेलकम टू दिल से एबल्ड एंड आस्ट्रा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुपिंदर कौर। ये एक ऐसे इंसान है जिनकी स्टोरी एक अपॉर्चुनिटी, डिटर्मिनेशन और रॉ ग्रिट से फिल्ड है। ये एक डॉक्टर भी हैं, पब्लिक हेल्थ वर्कर भी हैं, और फर्स्ट व्हीलचेयर यूज़र टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड इनकी कहानी से। डॉक्टर रुपिंदर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल like to thank you to Lakshya sir and Dil Se Abled podcast and that whole team for inviting me to share my story. आप आए पॉडकास्ट पर, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप स्पेशली लुधियाना से आए यहाँ पर। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर रुपिंदर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कोई अगर आपको नहीं जानता तो उनको आप अपने बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सर, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। अगर कोई मेरे को देखता है, सबसे पहले मुझे ये है कि अगर वो मुझे जाने, एक डॉक्टर के रूप में जाने, एक डिसेबल्ड पर्सन के रूप में ना जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि देख के मुझे ये ना कहे कि आपको क्या हुआ है, मुझे ये पूछे कि आप कौन हो, आप क्या हो। राइट। तो सो दैट जो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों के दिमागों में, जहाँ सोसाइटी के एक कि हम जिस डिसेबल्ड पर्सन्स को देखते हैं, सबसे पहले हम उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछते हैं इंस्टेड ऑफ के एबिलिटी के बारे में। आई वांट के डिसेबल्ड डिस को साइड पे रख के उसकी एबिलिटी के बारे में। तो एबिलिटी के बारे में बात पहले होनी चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली। आप एज ए ह्यूमन कौन हो, सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी डिसेबिलिटी का क्या रीज़न है, उसके बारे में जानना। एज अ ह्यूमन, बिल्कुल। हाँ जी। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आपकी लाइफ है अभी आज की डेट में? अगर मैं कहूँ एक सिंगल लाइन में, माई लाइफ टिल दिस टाइम, इट इज़ लिमिटेशंस टू लिमिटलेस। लिमिटेशंस टू लिमिटलेस। यस।
थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे इस चीज़ को? डेफिनेटली। एक शुरू से अगर हम देखें तो माय लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ तक मैं अगर पहुँची हूँ तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन उनको धीरे धीरे उसको पार करके एक लिमिटलेस तक लेके आने में जो फैमिली का सपोर्ट, जो फ्रेंड्स का सपोर्ट एंड विद द ग्रेस ऑफ दैट ऑलमाइटी, आई कैन से दैट इट इज़ लिमिटेशंस टू लिमिटलेस। स्ट्रगल्स बहुत आए, लिमिटेशंस आई, लेकिन उनको कैसे पार किया वो एक हार्ड स्टोरी तो है ही है, लेकिन वो स्टोरी अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो एक अब इस टाइम पे मेरे को एक गूज बम्प्स देती है कि दैट मैं यहाँ तक पहुँच कि चुकी हूँ। कैसे आपने वो सारे बैरियर्स उसको क्रॉस सफ़र करे, किया, उसको पार किया। पार किया। दैट्स व्हाई आई से ना लिमिटेशंस टू लिमिटलेस। अब तक की जर्नी में ऐसी कौन सी एक चीज़ बोलेंगे आप जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं? प्राउड, आई विल नॉट से प्राउड, बट आई विल से थैंक्स हाँ जी। टू दैट ऑलमाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू दैट ऑलमाइटी, जिसकी वजह से, और फैमिली मेरी और फ्रेंड सर्कल, मेनली ऑलमाइटी एंड माय फैमिली, जिसकी वजह से जो मेरा एक सर्विंग ह्यूमैनिटी, जो मेरा एक पैशन शुरू से रहा है, उसको मैं अपनी लाइफ में इस टाइम पे सर्व कर रही हूँ पेशेंट्स को, ह्यूमंस को, एक हीलिंग के रूप में। Right. वो सबसे बड़ी मेरी सेटिस्फेक्शन है। आई डोंट टेक इट एज अ कमर्शियल और आई टेक इट एज माई पैशन। So you being a doctor and working Being- with National Health Commission, Definitely. ये इसके लिए आपको बहुत अच्छा लगता डेफिनेटली है। फॉर मी सर्विंग ह्यूमैनिटी इट इज़ द मेन एम ऑफ माई लाइफ। Excellent, बहुत ही अच्छी बात है। Being person with disability also, that is different thing, but serving humanity is my main passion. तो जब हम आपसे पहली बार बात कर रहा था मैं आपसे कॉल पर, तब आपने बताया था कि आप फर्स्ट व्हीलचेयर यूज़र रहे हैं जो एवरेस्ट बेस कैंप तक गए हैं। हाँ जी। तो काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने एक्सप्रेस करा बहुत इंटरेस्ट है, तो हम आज का पॉडकास्ट इस टॉपिक से पहले शुरू करेंगे, फिर हम पीछे जाएंगे कि आपकी जर्नी ने कैसे मोटिवेट करा उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए। ठीक तो है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये जो आपका एवरेस्ट बेस कैंप का जाने का आइडिया था या ऑफर आया आपके पास, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया आपके पास ये अपॉर्चुनिटी? सर, ये एवरेस्ट बेस कैंप का जो ऑफ़र है और यहाँ जर्नी है, ये एक दिन की नहीं है, ये सालों की मेहनत और सालों का एक वो सपना था जो अप्रैल 2026 में एक पूरा हुआ है। ये क्या था कि जब मैं बचपन से 4 मंथ से आई वॉज पोलियो अफेक्टेड, उसके बाद वो कहते हैं ना कि ऑड मैन आउट, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो तो खुद को आप ऑड मैन आउट मानने लगते हो। तो तब से मेरे को जैसे घंटों बैठे रहना, बेसिकली आप जब स्कूल्स में कॉलेज में जाते हो घंटों बैठे रहते थे, तो एक नेचर के प्रति मेरा जो था वो एक प्यार बन चुका था। प्यार बन चुका था। कहीं पर भी जाना, जैसे पापा मेरे बैंक में थे तो उनके थ्रू मैं ऑलमोस्ट हर जगह घूमी हूँ। ये नहीं कि मैं घूमी नहीं, आइदर इट इज माउंटेन्स, आइदर इट इज सी, एवरी जगह मैं घूमी हूँ। ट्रैवल कर रखा है, बिल्कुल ट्रैवल कर रखा है, लेकिन मैं खुद नहीं घूम सकती थी इंडिपेंडेंटली। तो वो स्लोली माउंटेन्स को देखने का, घंटों देखने का दिमाग में था। तो उसमें एक माउंट एवरेस्ट, जो कि एक इस दुनिया की सबसे ऊंची माउंट है, और उसके ऊपर पहुंचने का दिमाग में शुरू से था। माउंट एवरेस्ट पे उसको देखने का, उसकी ब्यूटी को देखने का तो था दिमाग में। तो आपके दिमाग में जब कोई बात नहीं पहुंच पाती कि उसको कैसे करना है, तो आप लिप्स पे नहीं लेके आ सकते। तो इसका जो मेन था, अगर मैं कहना चाहूँ तो लास्ट ईयर मैं 2025 अक्टूबर में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हुआ गोवा में। हाँ जी। तो पर्पल वी डिनोट फॉर डिसेबिलिटी। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जो हुई टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन, उसके जो फाउंडर हैं टिंकेश, जो कि ट्रिपल एम्प्यूटी हैं, वहाँ पर हमने उनके थ्रू वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो शायद मैंने अपने दिमाग में सोचा भी नहीं था कि दैट आई कैन डू। तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग। अच्छा। हाँ, आई हैव डन थ्रू दैट। अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग थे जिनको उस एबिलिटी फाउंडेशन, टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन ने करवाया।
और टिंकेश ट्रिपल एम्प्यूटी हैं, वो खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्डर रह चुके हैं। तो उस टाइम पे वो प्लान कर रहे थे एवरेस्ट बेस कैंप का, एंड दैट वाज वो कहते हैं ना एक इग्निशन पॉइंट, वो मेरे लिए था। वो खुद जा चुके हैं एवरेस्ट बेस कैंप पे, तो मेरा दिमाग में आया दैट आई ऑल्सो वांट टू गो। कैसे है कैसे नहीं है ये बाद में सोचेंगे, बट आई वांट टू गो। तो जब दैट आपके वाज पास द ये इग्निशन। पहला ऑफर आया तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आपने उसके बाद में अगर सोचा भी तो आपका क्या रिएक्शन था कि कर पाएंगे नहीं कर, मन में React- डाउट्स थे, फियर्स थे, एक्साइटमेंट थी, मतलब क्या फीलिंग्स थे उस टाइम आपके? सब कुछ साथ में था। सबसे पहले नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, और दिमाग में ये था कि रुपिंदर अब तेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको पूरा कैसे करना है मुझे नहीं पता। मुझे बचपन से ये था कोई नई चीज़ मिलती है ना, आइदर इट इज़ नॉलेज के रिलेटेड हो या कुछ सीखने का आगे हो, तो मुझे शौक रहता है शुरू से है। ये मेरी एक हॉबी कह लो या एक मेरे मैं एक आपका एक आई थिंक पर्सनालिटी ट्रेट है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि बिल्कुल आप यू कैन से एवरीथिंग लाइफ को यस बोलती हैं। यस बोलते हैं। तो वो था कि करना कैसे है ये बाद में है, लेकिन आई हैव टू डू दिस। तो मैंने उनसे बोला कि मैम, जो उनके मदर हैं, टिंकेशबिलिटी फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं सिंड्रेसिका गौतम मैडम, तो उनके थ्रू मैंने बोला कि मैं करना चाहती हूँ, कैसे नहीं है कैसे है वो आप सोचो, और मुझे उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो जब आपने हाँ बोल दिया उसके बाद फिर तो कभी उस बाद में डाउट्स आए कि नहीं? डाउट्स थे, डाउट्स ये थे कि आई वॉक विद द हेल्प ऑफ स्टिक एंड माउंटेन्स जो हैं वो, अगर माउंटेन्स चाहती हैं तो आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, सबसे मेन बात है। सही बात अगर माउंटेन्स आपको अलाउ करेंगी तो आप वहाँ तक पहुँच बिल्कुल पाते सही हो, बात है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। बिल्कुल। ये था, तो दिमाग में ये तो सबसे पहले था कि हम ट्राई करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, कैसे है पहुँच पाते हैं नहीं पाते हैं वो अलग बात है। तो मैम को बोला कि ऐसे करना है, उसके बाद फिर प्रॉपर प्लानिंग हुई, प्रेपरेशंस हुई। ओके, तो आपने आपके फैमिली को जब पता चला कि आप ऐसे एवरेस्ट बेस कैंप जाने की प्लानिंग कर रही है तो उनका क्या रिएक्शन था? तो देखो फैमिली तो घबरा जाती है कभी फैमिली कभार। में मतलब बिल्कुल, लव तो है ही, सपोर्ट भी है, हाँ बट जी, कभी कभार ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी हो जाता है वो लव का। एक्चुअली मेरी फैमिली में ना, अगर मैं बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हाँ जी, बहुत सपोर्टिव रहे हैं राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो कभी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो उन्होंने कभी रोका नहीं है, खास करके पापा ने तो कभी नहीं रोका। लेकिन इस जर्नी के बारे में एवरेस्ट बेस कैंप, क्योंकि उनको ये तो पता था, मम्मी को, वो हाउसवाइफ हैं, ये तो पता है कि ये एक सबसे ऊंची चोटी है, उसके बेस कैंप पे जा रही है, इतना नहीं पता था हाँ उनको। जी, हाँ जी, लेकिन दिमाग में एक फियर था, यार जाएगी कैसे ये, सही बात है, हर मदर के बीच माइंड में होता है कि जाएगी कैसे। बिल्कुल। लेकिन फिर उनको समझाया कि जो लेके जा रहे हैं वो 13 लोगों का ग्रुप जा रहा है, जिसमें 6 पर्सन विद जो थे डिसेबिलिटीज जा रहे थे। उनमें से आई वाज ओनली वन रिप्रेजेंटिंग पंजाब एज अ पोलियो सर्वाइवर एंड अ व्हील चेयर यूजर। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा। जाओ, पापा ने कहा कि जाओ, बाद में क्या है वो बात का देखा जाएगा, बट यू गो विद द फ्लो। तो आपने बताया कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई फिर 1 साल की प्रिपरेशन एंड वर्क शुरू हुआ, तो प्रिपरेशन का क्या हुआ था? प्रिपरेशन में कैसे ऐसे थे प्रिपरेशन कि हुई? जब जैसे अक्टूबर में बना हमारा ये सारा जो प्लान है वो, तब तो मैंने यस बोला। उसके बाद मेरी जो वेट को लेकर भी था कुछ, और मेरी दोनों बाजू में टेनिस एल्बो है उसको लेकर भी था। अच्छा, क्योंकि एक में ये है कि मेरे दोनों लेग्स में पावर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो मैं जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस चलती हूँ तो वो स्टिक की वजह से स्टिक चलती या हूँ, व्हीलचेयर की वजह से? स्टिक या व्हीलचेयर जैसे भी यूज़ करती हूँ। हाँ जी, तो अपने कंफर्टेबल एरिया में मैं रहती थी, लेकिन अनकंफर्टेबल एरिया में मेरे को जाने का हमेशा शौक होता है, राइट, ये चीज़ था। तो दिमाग में एक वो थी एक कि आप चलो आप, तो उसके लिए पहले असिस्टिव व्हीलचेयर यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने व्हीलचेयर अपनी मॉडिफाई करवाई, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवाई। ओके, तो वो जो था मेरी अपनी जो वॉकिंग या उसकी ट्रेनिंग, टिंकेशबिलिटी फाउंडेशन के उसके अंडरटेकिंग में ही मैंने अपना वॉक स्टार्ट की। हमारी योगा क्लासेस होती थी स्पेशली वीकली, तो जो मैंने अपनी वॉकिंग एंड ये व्हीलचेयर की कैसे चलानी है, तो इसको मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, वहाँ पे हमारे लुधियाना में PAU कम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे 1 आवर सुबह 1 आवर आफ्टर माई ड्यूटी, बिफोर माई ड्यूटी ये करती रही। अच्छा, एंड 3 to 4 kg मैंने अपना वेट लॉस किया मैंने। ओके, ओके, और उस टाइम पे जैसे बोलते हैं ना कि स्टेप्स काउंटर आजकल मेन चल रहा है, कि एक उसमें जरूर कहना चाहूँगी कि मैं 300 से 400 स्टेप में पहले कर लेते थे। अगर मैं कभी सोचना भी चाहूँ
कि मैं चल काउंट करके देखती हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम जिस दिन मेरे को आई थिंक 736 एक दिन में स्टेप हुए, आम लोगों के लिए ये नहीं होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी जिस दिन मैंने 736 स्टेप दिए। तो इट वाज अ ट्रेनिंग, हार्ड भी थी, ये भी था कि पेन होती थी, क्योंकि टेनिस एल्बो हुआ तो आपको जब व्हील चेयर को आप मॉडिफाई कर सॉरी चलाते हैं चेयर को, व्हील्स को, तो पेन होती है, लेकिन पेन शुरू से अब आदत हो चुकी थी उसको सहने की। तो इट वाज चलो यार चलते हैं, चलना है, अब अपॉर्चुनिटी मिली है, चलना है अब। बिल्कुल। तो जब आप वहाँ पर गए तो उसका सफ़र कैसा रहा आपका, मतलब जाने का, फिजिकली क्या आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग रहा? सफ़र देखो, दिमाग में ये था कि सफ़र तो जो है रगी टेरेन्स हैं, रफ़ एरिया है, दिमाग में एक प्रेपरेशंस थी एक कि ये तो नहीं है कि आसान होने वाला है, ये था कि डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने माइंड को प्रिपेयर कर रखा था उसके लिए कि बेस्ट के लिए भी, वर्स्ट के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। तो जैसे ही हम 5 को हम लुकला पहुँचे नेपाल में, तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो कुछ जो था सफ़र हमारा व्हीलचेयर से हुआ, तो एक रफ़ टेरेन था, ये तो था फिज़िकली एंड मेंटली बोथली आप तैयार थे। तो इसमें एक ऑल्टीट्यूड सिकनेस की बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना था। हाँ जी, हाँ जी। तो स्लोली एंड स्लोली कभी ये भी हुआ कि आप गिव अप कर जाते थे। राइट। हम बिल्कुल माइंड में, क्योंकि जब आप थक जाते हो तो, लेकिन स्लोली स्लोली टीम का सपोर्ट, और एक दिमाग में ये था कि रुपिंदर तुम्हें अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बीइंग अ डिसेबल्ड, एक मैसेज भी मिल रहा है उन लोगों के लिए कि तुम जा रही हो, एक मैसेज लेके जा रही हो कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, सपोर्ट मिले, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उस दिमाग में, उसको बात को दिमाग में रखकर मैं आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली वी वर, ये 14 डेज के बाद, तो 14 अप्रैल 2026 को हमने वो सबमिट की एट 9:30 AM अप्रॉक्सीमेटली एवरेस्ट बेस कैंप पे। तो सबसे पहले जो दिमाग में ये था, यस आई डिड इट। जो वो पिछला वो उस टाइम पे वो फ्लैश रील, बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको था कि यस डन, यस डन। दिमाग में ये वो जो सारी फ्लैश रील थी कैसे आई, वो सारी दिमाग में एक सेकंड के लिए घूम गई। लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो देख के, अरे यार कितना खूबसूरत है वो, एक वर्ड कितना खूबसूरत है। एंड माउंटेन्स ने आपको अलाउ किया है, बिल्कुल मदर नेचर ने आपको अलाउ किया है, यहाँ तक पहुँचने का अपॉर्चुनिटी दी है, यू शुड बी थैंकफुल। राइट। मेंटली भी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी इस चैलेंज में? बिल्कुल होती हैं। गिव अप करने का कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा, गिव अप कर देते हैं? बिल्कुल लगा। जब स्टेप्स लेके चल रही थी, दोनों हाथों में सपोर्ट था, लेके जब मैं चढ़ रही थी, तो उसके जो स्टेप्स हैं काफ़ी हाई होते हैं कई बार, तो वहाँ पर जाके एक टाइम पे तो लगा, जब थोड़ी दूर रह गया था कि नहीं अब नहीं कर पाती। फिर दिमाग में पुश योरसेल्फ रुपिंदर, पुश योरसेल्फ। अच्छा, वो दिमाग में था, मोटिवेट करते रहना पड़ा। मोटिवेट, खुद की मोटिवेशन, टीम की मोटिवेशन, स्लोली एंड स्लोली। टीम की मोटिवेशन कैसे थी, कैसे उन्होंने हेल्प करा? टीम की मोटिवेशन सर मेरे, अगर मैं बोलूँ, शुरू से रही थी, क्योंकि मेरे को एक गाइड मिली हुई थी जो टीम लेके जा रही थी टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन की। उसके जो लीडर थे, ट्रैक लीडर थे हमारे ललित यादव जी, एंड वो उन्होंने एक मेरे को दी हुई थी, एक पर्सनल गाइड दी हुई थी। उसने बहुत मेरी हेल्प की हर जगह पे। एंड जो स्नेड्रेसिका गौतम मैडम थे, उन्होंने भी पुश किया हर स्टेप पे। एंड थर्डली, उस मेंबर में, उस टीम में ना, पोर्टर्स जो होते हैं, हाँ जी, अगर मैं बोलूँ शुरू से लेकर एंड तक, जो मेरे को कैरी करके भी लेके गए हैं, वहाँ पर अपना खुद का वेट उठाना मुश्किल होता है। तो मेरा जैसे उस टाइम पे जो भी वेट था, एक पर्सन का दूसरे का वेट लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा थैंकफुल उस पर्सन के लिए जिसने मेरे को कैरी किया, मेरे को जिसने। तो कुछ डिस्टेंसेस आपने व्हीलचेयर पे पार करा, कुछ आपने वॉकिंग वॉकिंग स्टिक के थ्रू, एंड कुछ पोर्टर्स के थ्रू, क्योंकि फिर नेक्स्ट ट्रैक लीडर का, क्योंकि स्नोफॉल होती है, ट्रैक लीडर का जो डिसीजन रहता है वो किया, कुछ हेली के थ्रू, ऐसे धीरे धीरे करते वी रीच एवरेस्ट बेस कैंप। जर्नी वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, बट एट द एंड वो कहते हैं ना, हार्डेस्ट क्लाइंब के बाद वो सबसे बड़ा जो ब्यूटीफुल व्यू आता, दैट इज द, वो व्यू देखकर आपको लाइफ
के बारे में क्या थॉट है, क्या सिखाया वहाँ तक पहुँचने के बाद इस जर्नी में? कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये मेन सबसे था कि आपको शॉर्ट लाइफ, जैसे आजकल देख रहे हैं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में, तो वहाँ पे ये था कि कुछ देर के लिए अपने ठहराव जो था वो उस पल के लिए वो था। बिल्कुल। आपकी एवरेस्ट की जर्नी तो बहुत ही रिमार्केबल रही, बहुत एंड ये आई थिंक लोग अभी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू भी देखेंगे, आपकी हाँ वीडियोस के जी, थ्रू वो भी बना रहे देखेंगे। थे, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमारी जो टिंकेश बिरडी फाउंडेशन के पेज पे जो आई हैं वीडियोस आई हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स रही हैं, हाँ जी, और हर पर्सन को रही हैं स्ट्रगल्स। बिल्कुल, आई एम श्योर। लेकिन ये बोला है कि ना, अपॉर्चुनिटी, इंक्लूजन, दोनों चीज़ें अगर साथ में हम जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिल जाएं, वी कैन ऑल्सो फ्लाई। बिल्कुल। आई कैन यूज़ द वर्ड फ्लाई। तो आपने जैसे आपका एवरेस्ट का जर्नी तो बहुत ही रिमार्केबल रहा ही, बहुत ही इंस्पायरिंग भी रहा, बट इससे पीछे की भी जर्नी है जिसने आपको शेप करा कि वो उस डिसीजन को लेने के लिए कि हाँ जी मैं एवरेस्ट जाऊंगी। नहीं तो सबके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर बिल्कुल किसी और के बिल्कुल पास है तो काफ़ी लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, बिल्कुल बट आपका बिल्कुल। बचपन से ही कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, आपका कंडीशनिंग ऐसी रही, आपकी एजुकेशन ऐसी नहीं रही, आपका सपोर्ट ऐसा रहा थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर फ्रेंड्स, कि आप उस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम पर जब आपके पास है आप हाँ बोल सकें। तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा चाइल्डहुड की तरफ चलते हैं, टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो रिमार्केबल बैक स्टोरी है जो इस कहानी तक लेकर गई आपको, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा इससे, हाँ जी। कि बचपन में आपके अर्लीस्ट मेमोरीज क्या हैं डिसेबिलिटी को रिलेटेड, एंड जब आपको पोलियो डायग्नोज हुआ उसके बाद का थोड़ा सा चाइल्डहुड का टाइम कैसा था? एक्चुअली मेरे को पोलियो जो हुआ, दैट एट द एज ऑफ 4 months आई अफेक्टेड विद पोलियो इन माई बोथ लेग्स। ओके। एंड एक डिफरेंट चाइल्ड को अपनी स्पेशली मदर के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मदर ने स्पेशली बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। एंड वो कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट्स हर जगह पे जाते हैं हाँ जी, उसको, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल। तो वो हर जगह पे गए एंड दे वांटेड एवरीवेयर। कहीं भी किसी ने कहा दे वांटेड एवरीवेयर। तो वहाँ पर स्लोली स्लोली चलते चलते, तो जैसे ही मैं बड़ी होती जा रही थी, अप टू 5 years आई जस्ट क्रॉल ऑन द फ्लोर। तो उसके बाद 9-10 years तक मैं थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट किया, तब मेरे को पता लगा कि मैं डिफरेंट हूँ। मतलब और लोग कैसे चल पा रहे हैं, मैं ऐसे क्यों चल रही हूँ। 13-14 की एज तक मेरे को पता चला कि मुझे पोलियो है, ये है। तो उस, लेकिन वो कह रहे, सब कहते हैं कि अगर पेरेंट्स की, अगर या फादर की मेहनत का, या फादर के वो फैमिली के संस्कारों का, उनकी मोटिवेशन का मेरे ऊपर ये असर पड़ा कि तब से ही दिमाग में ना एक था कि नहीं रुपिंदर, रुकना नहीं है। 13-14 years की एज में ही। तो आपको पहली बार 13-14 ईयर्स के एज में रियलाइज हुआ कि आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंस है, हाँ कुछ जी, हमारे पास बाकियों के पास है जो अभी हमारे पास लैकिंग है, कुछ फिजिकली, हाँ जो जी। आपको रियलाइज हुआ। तो उस टाइम पर वो इमोशन से कैसे डील करा आपने, या कैसे प्रोसेस करा उसको? उस टाइम पे सर एक्चुअली 13-14 years की एज के बच्चे को उस टाइम पे, अगर आज से कितने साल पहले लगा लें, इतना नहीं होता, नहीं पता होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती। ये था कि उस टाइम पे स्कूल में जब मैं थी तो फैमिली का सॉरी स्कूल फ्रेंड्स का सपोर्ट था। तो स्कूल फ्रेंड्स का ये था कि मैं नी टू हैंड गेट थी, मतलब एक नी पे हाथ रख के चलती थी और दूसरे का हेल्प लेके चलती थी। ओके। तो ये था कि मेरी जो क्लास थी वो 2nd फ्लोर पे थी। तो मैंने और हाँ, उसमें ये बोलना चाहूँगी कि कभी मैंने स्कूल से छुट्टी नहीं की। अच्छा। स्कूल डेज में मेरा ये था, एंड थ्रू आउट स्कूल जो था, मेरा जो पोजीशन थी 1st, 2nd, 3rd के बीच में ही रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि अपनी वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ के रूप में और उसको रीडिंग के या स्टडिंग के रूप में मैंने कर लिया था। तो जो 2 फ्रेंड्स थी वो मेरे को डेली दोनों हाथों पकड़ के ऊपर लेके जाती और नीचे लेके आती थी। उस टाइम पे मैं बग्गी के से आती थी। आजकल बग्गी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं +2 तक बग्गी में गई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और स्कूल के फ्रेंड्स अपने +2 तक आते आते 10th में तो मैंने ये सोच लिया था कि मैंने मेडिकल लेना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर इसीलिए बनना है क्योंकि जो मुझे हुआ है वो किसी और को ना हो पाए, क्योंकि तब देखते थे धीरे धीरे कि डॉक्टर्स ही हैं जो एक प्रोफेशन है
बाकी प्रोफेशनल्स का नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर के पास जाते थे कि वो लोगों को हील करते हैं। तो आपने खुद की कंडीशन देखकर आपने मन में ठान लिया था हाँ, कि मेरे तब को से डॉक्टर ये बनना ठान है। लिया था, बिल्कुल। तब ठान लिया था कि मुझे मतलब डॉक्टर बनना है। तब मेडिकल, नॉन मेडिकल इतना हाँ नहीं जी, पता था, अप टू हाँ जी, 9th-10th हाँ जी। डॉक्टर बनना है, ये था। तो बचपन में जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स बड़े सपोर्टिव थे, आपको लेकर जाते थे स्कूल वगैरह, तो काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी बचपन में जैसे मैंने काफ़ी लोगों से बात करी तो दे टेल मी कि ट्रोलिंग भी होती है, बुलीज भी होते हैं। कभी आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा स्कूल में कि नेगेटिव रिमार्क्स कि नहीं, आपके लिए साथ मोस्टली ही पॉजिटिव था? एक्चुअली अगर मैं शुरू से कहूँ और अब तक कहूँ, नेगेटिव रिमार्क्स की तरफ मैं ध्यान बहुत कम देती हूँ। हम्म। अगर तब इस टाइम पे मुझे याद भी नहीं, अगर दिए भी होंगे तो शायद मैंने दिमाग में नहीं लिया होगा, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट ही इतना था मुझे। उस से मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। घर में पेरेंट्स का सपोर्ट, अपने भाई बहन का सपोर्ट, अगर बाहर जाना है तो फ्रेंड्स का सपोर्ट, तो ये लगा ही नहीं है कभी भी। आपको एक सर्कल ऐसा बना होता, सपोर्ट सिस्टम का बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग सर्कल था। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कल था। एंड इवन अगर मैं प्लस 1, प्लस 2 की बात करूँ, तो मैंने मेडिकल लिया, तो प्लस 1, प्लस 2 में तब ट्यूशन्स थी। हर सब्जेक्ट के लिए हाँ, ट्यूशन्स बिल्कुल जाना पड़ता बिल्कुल है, फिज़िक्स, बिल्कुल। केमिस्ट्री एंड बायो के लिए। लेकिन मैंने कोई ट्यूशन नहीं रखी थी। अच्छा। क्यों नहीं रखी थी? उस टाइम पे क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी ना, तो पेरेंट्स प्लस 2 के बाद जब मैंने पीएमटी का प्री मेडिकल टेस्ट दिया, तो मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने साल ड्रॉप किया। अच्छा। लेकिन वो जो साल ड्रॉप किया ना, उसमें और मैं जो प्रेज़ेंट हूँ, इन दोनों में अगर मैं पूरी जर्नी देखूँ ना, वो 1 साल की मेहनत और आज जो मैं प्रेज़ेंट हूँ, इसमें मेरे पापा और मम्मी का सबसे बड़ा रोल क्या रहा। थोड़ा सा बताएंगे इसकी डिटेल में कि ऐसा बिल्कुल। कुछ इंसिडेंट याद हो आपको जहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स का सैक्रिफाइस जो उन्होंने आपके लिए किया कि आप इस मुकाम तक पहुँच सकें, करियर बना सकें, एजुकेशन पूरी ले सकें, उसमें आपको क्या सपोर्ट करी या मेरे सैक्रिफाइसेस करे हमारी उन्होंने? फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने सबसे बड़ा ये रोल रहा कि हमें एजुकेशन दिलाई। सबसे पहले अगर सैक्रिफाइसेस की बात करूँ, तो शुरू से ही रहा सैक्रिफाइस तो, लेकिन जब स्पेशली जब मैंने साल ड्रॉप किया, तो मेरे पापा बैंक में हैं, तो सुबह 4:30 बजे एक मेरी ट्यूशन होती थी, फिर 6:30 बजे ट्यूशन होती थी। सुबह 4:30 बजे होती साढ़े थी? चार अच्छा। बजे, बिल्कुल ओके। 4:30 बजे, तब हमारे पास कन्वेंस सिर्फ बाइक थी। हम्म। तो 4:30 बजे पापा ने बैंक के लिए तैयार होके जाना, अच्छा। प्रॉपर। तो बैंक की उनकी वैसे तो जॉब तो उनकी 9 बजे शुरू होती है, 9 9-10। बजे स्टार्ट होती थी, हाँ जी। क्योंकि 4:30 से 5:30 एक ट्यूशन, फिर हाँ। 6:30 से 7:30 या 8 बजे तक आते-आते टाइम 8, सवा 8 हो जाते थे, बिल्कुल सही एक बात है। ट्यूशन। देन मेरे को घर पे छोड़ना, फिर खाना खाना, इतनी जल्दी तैयार नहीं होया जाता था। बिल्कुल सही बात तो है। एक वो तैयार होके जाते थे, तो एक ट्यूशन पे मैंने अपनी फिज़िक्स की ट्यूशन करनी, पापा ने गुरुद्वारा साहब में बैठना। अच्छा। तो दोनों साथ चलते थे। पापा का सैक्रिफाइस तो हुआ, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स भी गॉड की सही साथ में बात है। थी। सेकंड ट्यूशन पे भी ऐसा ही होता था। मैंने सेकंड ट्यूशन पे उन्होंने ड्रॉप करना, लेकिन गुरुद्वारा साहब पापा ने बैठना। अच्छा। देन शाम को 4:30-5 बजे मम्मी ने 3 टू 4 किलोमीटर्स तक मेरे को रिक्शे पे लेके जाना। सर्किट हाउस है हमारा वहाँ पे। तो पापा ने उधर से बैंक से आना 5 बजे, अच्छा। और फिर मेरे एक और ट्यूशन थी, बायो की थी आई थिंक शाम को। वहाँ पर जो 5 टू 6 किलोमीटर्स थी, बाइक पे जाते थे। तो वहाँ छोड़ के आना, तो फिर पापा ने वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में बैठना। तो स्लोली एंड स्लोली जो साल का जो था, एट द एंड ऑफ मैंने भी मेहनत की, हाँ ये नहीं है बिल्कुल। कि नहीं मेहनत की, लेकिन इसके पीछे जो रोल रहा है पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, उन्होंने एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया एक्स्ट्रा आपको। सपोर्ट, उसकी वजह से ही हूँ मैं सारा कुछ आज। तो वो उसके बाद पीएमटी का जिस दिन एग्ज़ाम था, हमारा प्री मेडिकल टेस्ट का जो एग्ज़ाम था, तो उससे सुबह के टाइम बाथरूम से जब मैं बाहर आ रही थी, मैं स्लिप कर गई। ओह। अच्छा। मैं स्लिप कर गई और मेरे पैर में, एग्जाम उसी दिन है? एग्ज़ाम उसी दिन था, सुबह 7 बजे या 6:30 बजे जब मैं बाथरूम से बाहर आई, मैं स्लिप कर गई। और उस टाइम पे मेरे को, जब मैं स्लिप की, अभी भी याद है मुझे, साल भर की जो मेहनत मैंने की थी दिमाग से, वो फ्लैश आउट हुई। तो मुझे एक धक्का तो लगता ही है कि मैं हाँ बिल्कुल। कैसे कर पाऊँगी, बिल्कुल पेन सही होती बात है, है। बिल्कुल सही बात चलो फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया मैंने। ये नहीं था कि उस फ्रैक्चर में ही एग्ज़ाम दिया, मैंने इंजेक्शन लगवा के, पेन किलर लगवा के एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट बाद में, एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं आई, तो 3-4 डेज़ का जो भी एक्सरे वगैरह थे, तो 5th डे पे जब मम्मी को लगा कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा,
नंबर डॉक्टर के लिए, उसके लिए MBBS के लिए MBBS के, या हाँ कुछ जी। के लिए आएगा कि नहीं। तो मम्मी वाज फॉर एडवाइजिंग मी टू टेक एडमिशन इन BSc ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री, कि चलो BSc करेगी, MSc करेगी, अपने पैरों पे। उनके उस टाइम पे भी ये था कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। रखी, मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हम्म। तो चलो भगवान ने सुन ली, मेरे को एडमिशन मिली। जिस दिन काउंसलिंग हुई, मेरे को बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें मैंने एडमिशन ली। इट इज़ अ 5.5 years प्रोग्राम। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं आपसे एक थोड़ा सा बीच में कट आउट कर कर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपके लिए एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी फैमिली ने भी रखी, प्लस आपका भी खुद था कि मेरे को कुछ बनाना है अपने करियर को। तो आपको क्या लगता है कि जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने अपने लिए बहुत प्रायोरिटी पर रखा, तो बाकियों के लिए कितना आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस होना चाहिए एंड क्यों होना चाहिए? सर, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं उन पेरेंट्स को स्पेशल बोलना चाहूँगी जिनके स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, कि एजुकेशन पढ़ाओ बच्चों को, क्योंकि आज की लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एजुकेशन होगी तभी आप लोगों को अवेयर कर सकोगे और अपने लिए अवेयर रह सकोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है राइट। एजुकेशन। क्योंकि लेकिन स्टिल अभी भी हमारे कंट्री में बोलते हैं या हमारे सर्कल में लोग जो हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं या लोग भी हैं, उनको दया की भावना से, सिंपैथी की भावना से देखते हैं स्टिल अभी भी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इतना हमारा माइंडसेट या ना जो है वो इतना ओपन नहीं कह रहे है। हैं कि ओपन इतना हो चुके हैं, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को स्टिल जब वो देखते हैं ना, तो वो क्या निकलता है, एक वर्ड बेचारा या बेचारी। तो उसको करने के लिए आपको खुद को पहले अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेशन करनी पड़ेगी, ताकि आप अवेयर स्लोली स्लोली कर, सबको नहीं अवेयर कर सकते, एटलीस्ट 5 में से अगर 2 को भी अवेयर कर दो, वो आगे 2 को अवेयर करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। तो आप बता रहे थे कि आपका डॉक्टर का जो एजुकेशन था, आपको BSc करना था, तो उसके बारे में कंटिन्यू करिए प्लीज। बिल्कुल। तो मेरे को BMS में एडमिशन मिली, तो वो मेरे लुधियाना से मोगा में मेरा कॉलेज था, तो वो 2 आवर की जर्नी है बाय बस। तो वहाँ पर जब मेरे को एडमिशन मिली, तो पहले 6 महीने तो मेरे जो मदर हैं वो मेरे को मंडे को, जैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, वो छोड़ के आते थे बाय बस, एंड सैटरडे को वो मेरे को लेके आते तो थे। लुधियाना से मोगा 2 घंटे की जर्नी है एंड वो हर वीकेंड आपकी मदर आपको हाँ, छोड़कर मैं आते वहाँ थे। पे हॉस्टल में रुकी थी। ओके। तो हॉस्टल में मेरे को जो रूम था वो नीचे ही मिला हुआ था, वहाँ पे भी मेरे को सपोर्ट अच्छा मिला, फ्रेंड्स का सपोर्ट अच्छा मिला वहाँ पे मेरे को। तो उस टाइम पे जो मेरे चाचा जी थे वहाँ पे फूड एंड सप्लाई में थे, तो वहाँ पे उनका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा, क्योंकि वो मोगा में थे। तो उनका हर वीकेंड पे, कई बार जैसे मम्मी नहीं आ पाते थे तो चाचा जी ने लेके जाना। ओके। उनके फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो अगर मैं फ्रेंड्स का सपोर्ट रहूँ, तो हमारी मेडिकल लाइन में ना बहुत बड़े बड़े बुक्स होती हैं, बहुत मोटी बुक्स होती हैं। शायद 5.5 सालों में मैंने एक भी बुक नहीं उठा के देखी अपनी। अच्छा। एक भी बुक उठा के नहीं देखी, वो मेरे फ्रेंड्स उठाते थे और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनकी वजह से या डिग्री अपनी क्लियर कर ली मैंने। और इनमें क्या था कि अगर कॉलेज की लाइफ में बताऊँ ना, ये भी कोई आसान नहीं थी, क्योंकि हाँ, मैं ये हमारे क्वेश्चन था कि अब मेडिकल स्टडीज के टाइम पे क्या चैलेंजेस रहे आपके? मेडिकल स्टडीज़ के जब मैं कॉलेज में थी ना, तब भी मैं आर्टिफिशियल लिम्ब कैलिपर बोलते हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। पहन के चलती थी। बिल्कुल। तो तब भी मेरे पास से वो नहीं था कि मैंने सर्जरी नहीं करवा रखी थी उस टाइम पे। तो जब उसको ना, जो हमारा आर्टिफिशियल लिम्ब होता है ना, कैलिपर होता है, तो उसको लॉक और अनलॉक करना पड़ता है फ्रॉम नीज से। हाँ जी, उसको जब भी आप बैठो तब निकालना हाँ, पड़ेगा, फिर लॉक खड़े और हो अनलॉक दोबारा करना लगाना पड़ता है। तो वो आई थिंक 2 kg का तो वही था अच्छा। जो मेरा आर्टिफिशियल कैलिपर था। ओके। हाँ जी। तो जब मैं वैन से या उससे पहले लॉक करना था, अनलॉक करना था, तो 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि उसको मैं जल्दी जल्दी में उसको अनलॉक करना भूल गई और वैसे ही चल पड़ी, जैसे एग्ज़ाम थे। तो वैसे ही मैं रैंप से जा रही थी, तो जैसे बच्चों को पढ़ने की आदत होती है, स्पेशली गर्ल्स को, कि एंड तक जब रूम में नहीं जाते ना आप, तो पढ़ते तो पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या आ सबकी जाना है होती है, बीच में। ठीक है बिल्कुल। तो वो कर रही थी, तो पता नहीं कैसे मैं अनलॉक करना भूल गई, तो मैं गिर गई वहाँ पे सेकंड ईयर में। अगेन एग्जाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले, ये भी एग्ज़ाम से पहले था। एग्ज़ाम दिया, उसके बाद
चलो उस टाइम पे फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन पेन तो थी ना उस टाइम पे, एग्ज़ाम दिया चलो। फिर हम दिखा के आए घर पे आके जयपुर, डॉक्टर पीके सेठी हैं हाँ जी, जयपुर जयपुर फुट जिन्होंने हाँ जी। बनाया जिन्होंने, वहाँ पे तब उन्होंने बोला कि इसमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि नी टू हैंड गेट की वजह से जो मेरी एक बोन होती है, एक फीमर फीमर बोन बोन, हाँ जी। थाई में होती है, उसका टोटली उसका ना एंगल बन चुका था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, हाँ, मतलब बिल्कुल। वो हैरान थे थिकेस्ट खुद, बोन होती है पूरी बिल्कुल बॉडी में। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो हमारी बॉडी की, पूरा प्रेशर वही झेलती है हमारी बॉडी का। वो खुद हैरान थे कि इतने सालों में यहाँ पे हाथ रख कर जैसे चल रही है तो उसका एंगल बन चुका, ये ना हो कि किसी दिन इसका फ्रैक्चर हो जाए। ओह! तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी का जो प्रोसीजर है वो 7 to 8 आवर्स तो है ही है, लेकिन इसके बाद बेड रिडन भी इसके 4 to 5 मंथ्स है। उस जर्नी के बारे में बताएँगे थोड़ा-सा, सर्जरी कैसे रही और क्या हुआ? सर्जरी सर किसकी ये सर्जरी था हुई थी? कि जब मैंने सर्जरी करवानी थी तो पहले हमारा जयपुर में ही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो हमें लुधियाना में करवानी पड़ी। ओके, तो लुधियाना में अभी मुझे याद है 31 दिसंबर को मेरी सर्जरी हुई थी, 2006 या 6 में, ओके। 2006 में। तो उस टाइम पे 7 to 8 आवर्स वो थी सर्जरी। तो उसके बाद जब हुई उसमें हमारी टीए लेंथनिंग, बोन को काट के, सॉरी ऑस्टियोटमी बोलते हैं उसको, बोन को काट के सीधा करना है, टीए लेंथनिंग बोलते हैं उसको, वो हुई। तो आफ्टर दैट 6 to 7 मंथ्स आई वाज ऑन बेड, एंड देन दैट वाज ड्यूरिंग माय कॉलेज। सो जैसे सर्जरी भी हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हुए एंड एजुकेशन भी आपके साथ ही चल रही थी, कॉलेज में थे आप उस टाइम, तो क्या एजुकेशन पे इम्पैक्ट आया? एजुकेशन पे इम्पैक्ट आया, चलो यूनिवर्सिटी ने मुझे थोड़ा सा मेरे इतनी हेल्प की कि मेरे को 4 to 5 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स की मेरे को छुट्टी दे दी। अच्छा। हाँ, तो 3 मंथ्स तो मैंने निकाल लिए, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम थे, पढ़ना भी था, तो मैंने एज़ इट इज़ ही अपने प्लास्टर के साथ ही अपने आप को शिफ्ट किया हॉस्टल में। ओके। हॉस्टल में एज़ इट इज़ ही शिफ्ट किया। वहाँ पे चाचा जी जो थे वहाँ पे थे, और मेरी 2 फ्रेंड्स थी, शैलज़ा और जगदीप। आई विल हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं कहूँ कि उनका नाम लेना चाहूँगी मैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं एग्ज़ाम तक लेके जाते थे, एग्ज़ाम से घर पे आते थे। ओह! हाँ, वैसे आपके एग्ज़ाम दिए फ्रेंड्स मैंने। की सपोर्ट सिस्टम आपका हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सर्कल बनकर रहा है बहुत आपका। स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा है उसका, फ्रेंड्स का। अगर मैं कॉलेज में, स्कूल में बोलूँ तो 2 फ्रेंड्स थी जिन्होंने अपना स्पोर्ट्स पीरियड छोड़ दिया था, असेंबली छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ जी। तो चलो जी, स्लोली एंड स्लोली मेरे एग्ज़ाम्स दिए मैंने फाइनल ईयर के, वैसे ही दिए। कैलिपर में ही मेरा प्लास्टर भी कट चुका था, लेकिन मैं वॉकर के सहारे वैसे एग्ज़ाम दिए, वाइवा दिया, और मैंने क्लियर किया मैंने। ये जो सर्जरी के बाद का रिकवरी पीरियड था वो कैसा रहा? सर्जरी के बाद अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेनली जिस दिन मेरी प्लास्टर उन्होंने काटा और मैं घर पे वापस आई, कुछ स्ट्रैप्स होते हैं वो बांध के, तो वो फर्स्ट अभी भी मुझे याद है, 2 सेकंड्स के लिए मैं उस टाइम पे खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ। सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए था। वो ये था कि मैं भी खड़ी हो गई जैसे और लोग चलते हैं, ये था वो सबसे पहले। तो उसके बाद का जो फिजियोथेरेपी का पीरियड था ना, दैट वाज वेरी पेनफुल। अच्छा। 1 ईयर का वो था, जैसे सुबह के टाइम फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसके बाद इवनिंग एंड आफ्टरनून में फैमिली ने जो भी हमारी एक्सरसाइज होती थी वो करवानी थी, लेकिन उसमें मेरा जो जॉइंट था वो काफ़ी स्टिफ हो चुका था, बहुत पेनफुल था। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी मुझे सर बोलते थे, राजीव सर, कि रुपिंदर अभी मैं तेरे को पेन दे रहा हूँ, लेकिन ये जो पेन है तेरे नेक्स्ट वाली आने वाली लाइफ में ना बहुत तेरे को हेल्पफुल होगी। मतलब नी जॉइंट एक तरीके से आपको लॉक हो गया था जिसके लिए बिल्कुल, फिजियोथेरेपी स्टिल लेनी हाँ पड़ी। जी, अभी भी मैं मतलब जो है, अगर बोलें तो 42 या 43 डिग्री ही वो मेरी लेग बेंड होती है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती मैं, ओके। नीचे नहीं बैठ सकती मैं। ओके। हाँ जी, तो तो सर्जरी ने क्या इम्पैक्ट लाया? पहले आपकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट थी, सर्जरी से कितनी? सर्जरी ने सर, उसको पहले 75 थी, तो सर्जरी के बाद मेरी जो है 55 पे आई है। ओके। लेकिन बोथ लेग्स हैं, ओके। ये नहीं है कि एक लेग है, बोथ लेग्स हैं, लेकिन उसमें जो फ्लेक्स अपनी स्ट्रेंथ पावर है अपने उसमें लेग्स में, अगर थाइज में, वो उतनी ही है, स्ट्रेंथ उतनी, अपने फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ बोले वो ज़ीरो ही है, स्टिल पैरालिसिस दोनों में है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बहुत अपने आप चलना स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टिक के साथ, वॉकिंग स्टिक के साथ वॉकिंग स्टिक के साथ कर दिया। यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। चलो यही मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि मैं अपने आप चल पाती हूँ, जो भी थोड़े बहुत स्टेप्स हैं। देखिए
जैसे आपकी कहानी मैं समझ पा रहा हूँ, तो बचपन में एक 20-21 की एज में कॉलेज भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी है, एजुकेशन भी है, हाँ आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, बट फिर सर्जरी भी हुई, रिकवरी भी हुई, तो बहुत सारे टर्मोल्स होते हैं, इमोशनली लगता है कि यार कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, भगवान ने ऐसे क्यों करा। तो आपके मन में कभी ऐसे डाउट्स आए और उनको कैसे आपने पार करा हो? क्योंकि आई एम श्योर कि बाकी लोग भी ऐसे फेस करते हैं, ऐसे थॉट्स फेस करते हैं, चैलेंजेस से घबरा जाते हैं कभी कभार ही। बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। तो ये औरों के दिमाग में आते हैं तो मेरे दिमाग में भी आए, डाउन फील किया मैंने भी कई बार, रोई भी हूँ, अगर मैं सही में बोलूँ मैं रोई भी हूँ, अकेले में रोई हूँ मैं, बहुत बार रोई हूँ। लेकिन फिर जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, वो खुद से ही अंदर से लाई हूँ। क्योंकि ये था कि अगर आप कोई भी बात ना किसी के सामने एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन नहीं सुनेगा, क्योंकि तीसरे दिन वो बोलेगा इसकी तो सेम कहानी है, वही है। क्योंकि आजकल की लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं लोग, हैं ये भी नहीं है कि नहीं है, सुनने वाले भी हैं, लिसनर्स भी हैं, गुड लिसनर्स भी हैं, लेकिन आपको करने के लिए ना, आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है। तो वो जो थी, खुद को पुश किया, रोक के बाहर आ गए, वो था। होप कैसे मेंटेन कर रखी? रोआ? होप मेरे को ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और अभी तक की लाइफ में एक जो ड्रॉबैक, पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं बोलूँ अपना, वो ये रहा है कि अगर मैं थोड़ी टाइम के लिए लो भी फील करती हूँ ना, फिर खुद को उठाती हूँ, खुद ही उठाती हूँ, चाहे वो एक दिन के बाद उठाऊँ, चाहे वो महीना लग जाए, लेकिन वो उठाती हूँ, खुद को पुश करती हूँ। तो इसमें मेरा जो ऑडियंस है था इससे पहले, लास्ट ईयर से पहले, वो नॉर्मल पीपल आई विल से, नॉन डिसेबल्ड पीपल, एबल्ड, उनके साथ था। तो मेरे को उतना ही पोटेंशियल था जितना था, मैं अपने आप को समझ रही थी। तो कुछ स्टोरीज देख के, कुछ फिल्म्स देख के, जो मोटिवेशनल फिल्म्स देख के था कि तो आपके मन में हमेशा ये था कि वो कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती? नहीं, ये बाद में आया मेरे को, क्योंकि मेरा ऑडियंस नॉन डिसेबल्ड के था, तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा भी इतना पोटेंशियल हो सकता है। तो जितना था, चलो मैं फिर भी अपने लिए बहुत कर रही थी। जो नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ जो मेरा ऑडियंस है, वो 25 के बाद में आया है। लेकिन वो एक सॉन्ग है ना उसका, जीना इसी का नाम है, तो उसको देख के एंड धीरे धीरे स्लोली वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो स्लोली वो उसको देख के खुद को बढ़ाते चले। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको लगता है कि आपको उस चैलेंज ने बहुत अच्छा शेप, उस टाइम तो ठीक है मुश्किल लगा होगा, बट आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत ज़्यादा शेप किया आपकी लाइफ को, जो आपकी लाइफ है आज, वो उस चैलेंज की वजह से और बाहर निकलने की वजह से आया है? 1-2 चैलेंजेस हैं इसमें। अगर मैं अपने स्टडी कंप्लीट के बाद मेरे को जॉब मिल गई, और जॉब मेरे को 150 किलोमीटर दूर मिली। अपने रेजिडेंस से। अमृतसर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे 2 से 3 बसेस हमें चेंज करने जाना पड़ता था। हाँ, वहाँ पे मैं 4 to 5 मंथ्स रही हूँ। तो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये आया कि दिमाग में सबसे पहले कि वहाँ पे अब इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पेरेंट्स छोड़ के आ जाते थे मेरे को वहाँ पर, जिसके घर पे भी मैं पीजी में रही थी, लेकिन वहाँ पे मैनेज कैसे करना सबसे वहाँ पे स्टार्ट हुआ, खुद को मैनेज करना। पीजी में तो चले गए, बट पीजी से जॉब पर तो आपको फिर भी खुद ही जाना पड़ता था। पीजी से जॉब में हाँ बिल्कुल जाना पड़ता था। वहाँ पे फिर मैंने रिक्शा लगवाया हुआ था। रिक्शे पे चढ़ना ही मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो उसके बाद मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में आई, तो मेरे रेजिडेंस से जो मेरा दूसरा स्टेशन था, दैट वाज आल्सो 2 घंटे का था। वहाँ पे भी 2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी। जैसे पापा ने यहाँ से मेरे को अपने जो नियरेस्ट बस स्टेशन था, बस स्टॉप था, वहाँ से चढ़ा देना, और नेक्स्ट डे आके फिर 1 या 2 महीने के बाद जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हो ना, तब आप में एक और वो हिम्मत दे देता है कि हाँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने ये बस चढ़ ली है तो ये भी कर लूँगी। स्लोली खुद में वो कॉन्फिडेंस आता जाता है। तो वो भी रहूँगी, मैं एक काउंट करना चाहूँगी, वो भी एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, मेरे को इंडिपेंडेंट बनाने में। कई बार ये भी हुआ है कि बसेस ना जब चलते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप पे रुकना है, बसेस रोकते नहीं थे, क्योंकि मैं टाइम लगा देती थी चढ़ने में।
कई बार ओके। ये भी था। लेकिन कई बार इतने लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे ये थे कि जैसे दूसरी बस में चढ़ना है, यहाँ पे बस में रुकी हूँ, तो दूसरी बस ने क्या किया, बिल्कुल उस बस के पास में ही अपनी बस लगानी स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये भी रहा है। तो कभी कभार ऐसे किसी में जैसे बस मिस हो गई, नहीं चढ़ पाए तो फिर वहाँ पे बैठ जाती थी, अच्छा, आधा आधा घंटा बैठती थी नेक्स्ट बस के लिए। नेक्स्ट बस के लिए, क्योंकि बसेस रूरल एरियाज में ऐसी हैं। लेकिन वो जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक हमारे प्रोफेशन में ये है कि जब आप किसी गांव में जाते हो ना, तो उस गांव का हर एक बंदा आपको जानने लग जाता है। हाँ, सही बात है। ये गांव में रूरल एरियाज में स्टिल अभी भी अभी भी आप, है, हाँ सही बिल्कुल बात है। है। तो वो अपनी फैमिली जैसे लगते हैं, हम्म, तो वहाँ पे सपोर्टिव होते हैं। फिर तो एक तो सपोर्ट हो हाँ, जाता है। वहाँ पे सपोर्टिव थे। दूसरे भी लोग थे जो कहते थे कि ये खुद स्टिक के साथ चलती है, ये दूसरों को क्या ठीक करेगी। स्टिल ये भी वर्ड यूज मेरे को सुनने को अच्छा। मिले हैं। तो उसके बाद जब मैं, जो अभी मेरा प्रेजेंट स्टेशन है, तो वहाँ पर मैंने 7-8 साल मैंने जब जॉब की है, तो ऑटो से भी आती रही हूँ। लेकिन सबसे मेन जो था, लेकिन वो है ना, आपको जब किसी के साथ जाना है तो आपको वेट करना पड़ता था, हम्म, आधा घंटा 20 मिनट। लेकिन 2017 में फरवरी में मेरा बर्थडे होता है, मैं 6 फरवरी को लेना चाहती थी, लेकिन तब मेरे को मिली नहीं अपनी जो मैं कार लेना चाहती, तो वो 19 फेब को मिली। लेना मैं फरवरी में जाती थी। अच्छा। फिर 19 फरवरी को जब मैंने अपनी कार ली, उसको मॉडिफाई करवाया और मैंने ड्राइविंग सीखी, और 1 जून को उसको मैंने, स्टिल आई रिमेंबर 1 जून, उसको मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। तो उस दिन ये था भी मेरे पास, वो कहते हैं ना हवा में उड़ रही है, वो एक बात वो था कि हाँ अब मेरे को कोई नहीं किसी, रोक सकता, मतलब हाँ कोई अब रोक नहीं लिमिटेशन सकता। आपको थोड़ी सी कम लगी हाँ अपनी। बिल्कुल कम लगी, क्योंकि जब आप किसी और के साथ जाते हो ना, तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता सही है। बात है, सही ये बात। सबसे बड़ा है। जब तब आप आपने ये इफ्स एंड व्हाट्स नहीं कर सकते, जैसे वो चल रहा है वैसे ही वैसे करना ही करना पड़ता है, पड़ता है, सही बात एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं, अगर उसने 3 बजे जाना है तो आप 2:30 बजे चलना चाहते हो। है। लेकिन हाँ, आप एडजस्टमेंट की जो बात है वो आनी चाहिए आपको। एडजस्टमेंट आनी चाहिए, बट कभी कभार ये हो जाता है कि आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है विदाउट हैविंग योर ओन व्हीकल या बिल्कुल। फ्रीडम। हम्म। बट वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कल को मन करेगा कि जाना, आप जा सकते हो इमीडिएटली। बिल्कुल जा सकते हैं। इस बाइक ले, सॉरी, ये अपनी करने के बाद, कार लेने के बाद सबसे बड़ा दिमाग में यही आया कि अब मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ और कभी भी जा सकती हूँ, हम्म, ये है। और सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे, क्या कहते हैं, राइड, अपने वो कहते हैं कंपेनियन रहे हैं पैसेंजर सीट में। मेरी वर्क स्टेशन पे, जो मेरे साथ आज भी आई हैं मेरे साथ यहाँ पर, वो मैडम रही हैं, अमरजीत मैम। अभी हम उनसे मिलेंगे अगले बिल्कुल थोड़ी देर बिल्कुल, में। वो पूरा सपोर्ट सिस्टम रहा मेरा। उनके बारे में बात करेंगे बिल्कुल अभी। बिल्कुल। तो मैं पहले बात चाहता हूँ कि आपने जैसे कार मॉडिफाई करवाई और ली और उसको मॉडिफाई भी करवाई अपने अकॉर्डिंग, तो ये डिसीजन आपका कहाँ से आया, आपके मन में थॉट कैसे आया, क्योंकि काफ़ी लोग तो सोचते ही नहीं इस बारे में, स्पेशली एक्चुअली जब मैं इसको प्लान कर रही थी ना कार को लेना, तब पापा ने ना 1-2 जगह से पूछा था, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑलरेडी मॉडिफाई कार यूज़ कर रहे थे, तो कैसे करना है। तो रेस्ट एंड ब्रेक मैंने अपने हाथ में करवाए, ऑटो गियर कार है। ओके। तो पापा ने पहले पूछ लिया था 3-4 लोगों से, तब जाके ये हुआ कि अच्छा, मैंने मॉडिफाइड कार करवाई अपनी। ओके। हाँ जी। तो पहली बार ड्राइविंग करा आपने, हाँ, तो कैसा लगा? पहली बार ड्राइविंग मैंने सीधी कार ही सीखी है, कोई स्कूटर या कोई वो नहीं सीखा, सीधे ये। तो तब उस टाइम कैसे फीलिंग थी जब पहली बार स्टीयरिंग के पीछे बैठी और खुद कार चला रही है? मैं तो वैसे 3 मंथ्स में ही, जब पापा सिखा रहे थे कार, आपके फादर पहले ने ही, सिखाया आपको हाँ कार? मेरे को फादर ने अच्छा। सिखाया कार, हम्म, किसी और से नहीं सीखी, क्योंकि बहुत कम अभी भी स्टिल हैं जो मॉडिफाइड कार को यूज करना हाँ, जानते हैं। तो उन्होंने, पापा ने सिखाया। तो जब पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ आप बैठते हो, तो पापा, आपको ये लगता है कि मेरे को तो कार आ गई। तो मैं 3 मंथ्स में ही लेके आने वाली थी, लेकिन पापा कहते हैं नहीं, अगर तू ठोक ठोक देगी, तेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लर्निंग में चल रहा है, तो उसके 6 मंथ्स के बाद ही लेके जानी, जब परमानेंट बनेगा उसके बाद लेके आई। तो फर्स्ट टाइम जब मैं खुद लेके आई, तो आई वॉज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अच्छा, कि हाँ मैं लेके जा रही हूँ, पता नहीं क्या लेके जा खुद रही एक हूँ। अकॉम्प्लिशमेंट वाली बिल्कुल फीलिंग, बिल्कुल। वो उड़ने वो वाली छोटे फीलिंग। छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना आपकी लाइफ में, राइट। जो मतलब उसको आपको एंजॉय करना आना शुरू हो जाता है। स्पेशली शायद किसी और के लिए ये इतनी बड़ी बात ना हो, जैसे खुद स्टेप अपने आप लेना, खुद 2 सेकंड्स के लिए खड़े होना, खुद ये कार चलाना। तो हम जैसे के लिए, मुझे नहीं पता किसी और के लिए, लेकिन मेरे लिए दैट वाज लाइक
कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया ये वाला। राइट। लोग बोलते हैं कि स्मॉल थिंग्स को अप्रिशिएट करना सीखो लाइफ में। वो किसी और के लिए तो स्मॉल थिंग्स लग सकते हैं, बट आपके लिए वो बहुत बड़े थिंग्स बहुत होते हैं, बड़ी सबके थिंग्स लिए हैं। होते हैं। मतलब एबल्ड हो नॉन एबल्ड हो, एज ए ह्यूमन सबके लिए ही बहुत कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और उस टाइम पे ये होता है कि हमें वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, वी एग्जैक्टली। शुड बी थैंकफुल टू दैट ऑलमाइटी कि हमें एग्जैक्टली। ये मिला है, हमें सही बात। ये बात शुरू से रही है। और स्टिल मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि यहाँ तक पहुँचाने में उसने हमेशा साथ दिया है। बहुत अच्छी ये बात है। बात है। आप अभी नेशनल हेल्थ मिशन के लिए काम करती हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपके काम में क्या इन्वॉल्व करते हैं, क्या आपका रोल क्या है? एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ओके। इन द रूरल एरिया। तो हमारा जो रोल होता है, स्पेशली हमारी आयुर्वेदिक ओपीडी तो है ही है, लेकिन साथ में जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन का, मैटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड केयर का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके। या डिपार्टमेंट के पोलियो कंपेन्स का, जैसे अब कोविड आया था, कोविड में, और इम्यूनाइजेशन के लिए स्पेशली रोल जो होता है वो इम्यूनाइजेशन को टारगेट करना होता है कि वो पूरी हो मदर एंड चाइल्ड के लिए। तो उसके लिए हमारे स्पेशल कैंप्स लगते हैं हर वेडनेसडे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। स्पेसिफिक एरिया डेज डेजिग्नेट किए गए हैं कि इस डे के वाले दिन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन लगनी है। राइट फ्रॉम ज़ीरो एज से लेकर ज़ीरो डेज से लेकर अप टू फुली 15 ईयर्स 15 तक years तक जो भी टोटली plans फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। ओके। हाँ जी। तो मेरा ये रहा कि जो मैंने पोलियो की वजह से अपना बचपन नहीं खेला, तो मेरा ये था कि मदर एंड चिल्ड्रन को मैं इतना फोकस कर सकूं कि एटलीस्ट वो वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं और टाइमली करवाएं, ताकि जो भी बीमारियां हैं जैसे मीज़ल्स है, खसरा है, तपदिक है, पोलियो है, इनसे टीबी है, इनसे लोग बच सकें। तो हमारा ये था, हमारे जो एनएम मैडम होते हैं उनके साथ हम ब्रिक लेन्स पे जाते हैं, जिसको हम स्लम एरियाज बोलते हैं। तो वहाँ पे फोकस रहता है कि जो मदर्स आई हुई हैं, तो मदर्स को मोटिवेट करना, प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं एंड अपने चिल्ड्रन को भी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं। जब आपने ये रूरल या स्लम एरियाज में आपने काम करा थ्रू दिस नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, और वहाँ पर आपने इम्यूनाइजेशन एंड मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में प्रीच करना शुरू करा, हाँ जी। समझाना शुरू करा लोगों को, तो आपको क्या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ मिली या समझ में आई जो आपको लगा कि आज अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू आप एड्रेस करना चाहेंगी या पहुँचाना चाहेंगी लोगों, तो क्या आपने कुछ ऐसे देखा? बिल्कुल, बिल्कुल। एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी जब लोग मुझे देखते हैं ना, सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि मैडम आपको हुआ क्या है, क्योंकि बैठे बैठे पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं स्टिक के साथ चलती हूँ तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि ये पोलियो हुआ है। तो मैडम आपने टीके नहीं लगवाए थे, आपने ड्रॉप्स नहीं पी थी, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है। तो उनको उस टाइम पे समझाना पड़ता है, नहीं उस टाइम पे जो हुआ मेरे साथ हुआ, लेकिन आपके बच्चे को ना हो तो ये हमें करवाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए उसका असर ये हुआ कि जो ना इतना इम्पैक्ट डाल रही है गवर्नमेंट इसके इम्यूनाइजेशन के ऊपर, कि जो ब्रिक क्लिन्स होते हैं, ब्रिक क्लिन्स के ना 6-6 महीने बाद फैमिलीज आती हैं, वहाँ पे 2 से 3 महीने रहते हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं, ईंटें वगैरह बनाते हैं। इम्पैक्ट डेली का या फिर मंथली का ये हुआ, अपने गाँव में चले गए, वो 6 मंथ्स आ रहे हैं बाद आ रहे हैं, आज हमने एक इंजेक्शन लगा दिया, उनका खत्म हुआ, 9 मंथ्स पे एक और इंजेक्शन लगेगा। तो वो अपने कार्ड अपने साथ लेके आ रहे हैं। एक तो ये बात हुई, तो मतलब खुद में अवेयरनेस आ गई कि उनकी मेरे को खुद, करवाना है। हाँ, लेकिन अवेयरनेस थी ना, हमें अवेयरनेस थी, उनको अवेयर करवाया कि ये जो हैं, तो वो खुद लेके आते हैं। कई आ जाते हैं कि मैडम हमारे ये वाला टीका वहाँ पे लगा है, और लोगों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, मैडम 1.5 महीने का 2.5 महीने का उधर लगा था, 3.5 महीने का नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बच्चा बीमार था, अब लग जाएगा, अब लग जाएगा। तो कई हैं, जैसे यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, इंद्रधनुष के नाम से हमारे स्लम एरियाज में जो ब्रिक लेन्स पे चलते हैं, तो उनके थ्रू जो होता है कि इम्यूनाइजेशन का हमारा टारगेट कंप्लीट करने का होता है। पोलियो कैंपेन्स लगती हैं, पोलियो में हर घर को आप हाउस टू हाउस आप कवर करते हैं, 2 बूंदें 2 बूंद पोलियो की। जिंदगी की, वो में हमारा रहता है कि हम उसके ऊपर फोकस कर सकें। तो जैसे कुछ स्लम्स में मैंने भी काम किया है या कुछ लोगों से इंटरेक्ट करा है,
तो मेरे को लगता है कि जब मैंने ट्राई करा तो थोड़े से लोग जब अनएजुकेटेड होते हैं या उनको अवेयरनेस नहीं होती तो थोड़े से घबराते हैं कि नहीं नहीं हमें दवाई नहीं देनी, हमें वैक्सीनेशन नहीं देना, हमें क्या पता कुछ और नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल भी जैसे हमने देखा यूएस में एंटी वैक्सीनेशन और ऐसे बहुत सारे वो चले, कोविड के टाइम पर भी चले कि वैक्सीन नहीं कराओ ये कराओ। हम्म। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में कि क्या ये सही है या जो उनकी माइंडसेट है उसको कैसे आपने चेंज करा? मतलब दो क्वेश्चंस मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से, बट सर इसके लिए ना खुद का अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है इन बातों के लिए, और आपने कन्विंस कैसे करना और सबसे पहले अवेयर कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब उनको ग्राउंड रियलिटी पे जाके ना ये बताते हो, जैसे अब हमने बताना शुरू किया, अभी भी कई बार होते हैं कि जैसे मना कर देते हैं ये टीका किस चीज़ का है, तो हाँ। उनको ये बताना पड़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार में वो खुद मानते हैं कि ये टीका इस बीमारी के लिए लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं एग्जांपल आपके सामने खड़ी हूँ, पोलियो से मैं जूझ रही हूँ, मेरे में ये होता है कि पोलियो से मैं जूझ रही हूँ, आपका बच्चा ना करे। तो जब आप करते हो ना ऐसे बार बार कन्विंस करते हो, तो 10 में से 8 लोग मान जाते हैं, 2 लोग नहीं मानते, तो वो एक, लेकिन 8 तो माने हैं ना, वो आप अगर पॉजिटिव पॉइंट पे लेके चलोगे तो वो ये क्या अवेयरनेस। कभी आपने ऐसा कोई स्टोरी इनकाउंटर करी हो किसी फैमिली की या किसी और पर्सन की जब आप वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं या अपना मतलब विजिट कर रहे हैं जिसने आपको डीपली इम्पैक्ट करा हो? बिल्कुल। तो एक एक ना, स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। आई विल नॉट गिव द नेम ऑफ दैट हाँ जी, पेशेंट, ऑफ है कोर्स ना। ऑफ कोर्स। ये था कि एक लेडी थी, उनके बच्चे को सीपी था, सेरिब्रल पाल्सी हाँ था। जी, हाँ जी। तो 3-4 इयर्स का था, तो वो, उसे पता ही नहीं था कि उसे हुआ क्या है। उस पेरेंट्स को पता ही नहीं था। जैसे डायग्नोज हो गया, डायग्नोज कर दिया, तो वो क्या थी, उस अनअवेयर थी। डॉक्टर ने उसको बताया था कि ये करना है, लेकिन वो रूरल एरिया में रह रही थी। 1-2 दिन कर दी या 3-4 दिन हो आई, तो वो घर पे बैठ गई आके। तो मेरे पास वो लेके आई कि मैडम, किसी फीवर के लिए लेके आई थी। तो सबसे पहले आप इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप पेशेंट को आप ढूँढने लग जाते हो वो क्या हुआ है। तो उसको पूछा गया क्या हुआ? कहते मैम सीपी है, हमें नहीं पता ये क्या है। तो उसको बताया कि सीपी है क्या, सेरिब्रल पाल्सी है क्या। चलो मैंने बोला कि चलो ये ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर थेरेपी दी जाए, सेशंस लगाए जाएं, एक्सरसाइज करी जाए, तो काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव हो सकती है। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ट्रीट हो जाएगी, लेकिन ठीक हो सकती है। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, उसको कुछ एक्सरसाइज बताए गए, लेकिन उसको सीपी सेशंस के लिए डॉक्टर भी बताया, लेकिन वो इतना नहीं कर, अपने अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो कुछ एक्सरसाइज बताए। तो वो 4-5 मंथ्स के बाद बता के चली गई, मैंने भी उसके बाद नहीं आया, लेकिन वो 4-5 मंथ्स के बाद खुद आई। अच्छा। तो कहती मैडम अब मेरी बेटी जो है ना, हल्का सा 1 या 2 स्टेप, उसको बताया था मैंने कि अगर नहीं कर पाती तो किसी टेबल के ऊपर लेके ना उस पे व्हील्स लगा लो, उसके थ्रू चलाना स्टार्ट सिखाओ। करो। कि मैडम 3 से 4 स्टेप उसने भरना स्टार्ट किए हैं, एंड दैट वाज द इम्पैक्टफुल, डीप इम्पैक्ट मुझे को ये था कि चलो किसी को बताया, 1% ही बताया, लेकिन वो अवेयर तो हुआ ना। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है अभी इंडिया में किस चीज़ की अवेयरनेस लोग है जो लोगों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्प्रेड करना? एजुकेशन एंड हेल्थ, दोनों का ही प्रीचिंग बहुत दोनों का इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। आगे से अवेयरनेस आई भी है, क्योंकि अवेयरनेस किसी और से तो आती नहीं है। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं, जहाँ जो अवेयर खुद हैं, उनको ही आगे आना पड़ता है। वो ही अगर करें, तो 5 में से अगर 3 भी अगर अवेयर हो जाएँ, दैट इज़ सफिशिएंट। ये है। तो आपने जैसे बताया मैम कि आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है चाइल्डहुड से, आपका सपोर्ट सिस्टम हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी में, पूरी जर्नी में अब तक आपकी फैमिली का रोल कैसा रहा है? फैमिली का रोल सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली का ही रोल रहा है, क्योंकि जब आपकी सबसे पहले बर्थ होता है, आपको पहला जो आपको लेसन है वो आपको फैमिली से ही मिलता है। और मेरी फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफरेंट चाइल्ड को एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। एंड मैं जब मेरा बर्थ हुआ, आई वॉज ऑल ओके, तो उनको पता ही नहीं था। लेकिन 4 मंथ्स में जब मुझे पोलियो हुआ, उस टाइम पे जो मम्मा बताते हैं मेरे को, कि जैसे मैं 4-5 मंथ्स की थी, जब उन्होंने खड़े करने की कोशिश की, इंजेक्शन लेके आई थे, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस टाइम पे ये ना पोलियो की बात चल रही थी आसपास, तो उनको सबसे पहले दिमाग में ये आया
कि लड़की की, बेटी की कहीं टांगें या पैर खड़ ना जाएं। सबसे पहला, रात को 2-2:30 बजे ये बात हुई, लेकिन सुबह होते तक जो वायरस था, जो पोलियो वायरस था, वो काफ़ी इम्पेक्ट कर चुका था मुझे। तो हफ्ता भर फिर मैं हॉस्पिटल में रही, वहाँ पे काफ़ी इम्पेक्ट कर चुका था मेरी दोनों लेग्स को, पैरालिसिस हो चुका था जो अब तक है। चलो डिसेबिलिटी जो है अपनी परसेंटेज वो कम हुई है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक लेग को अगर उठाना है, स्टिल आई हैव टू टेक द सपोर्ट। तो फैमिली को लेकर सबसे पहले मम्मी ने जब पता लगा कि ये बात हो चुकी है, वो एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी बात थी। और जैसे जैसे जितना मुझे पता है, याद है, तो हर बात पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी ये नहीं बोला कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। उनके साथ हर जगह पे गई। बीइंग अ बैंकर पापा, तो मैं हर जगह पे घूमी हूँ, नैनीताल, मसूरी, एवरीवेयर। बस ये बात वहाँ पे थी कि मैं वहाँ पे चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन घंटों बैठ के एटलीस्ट मुझे मौका तो मिल रहा था ना बाहर जाने का। तो सेकंड बात, घूमने का तो चलो एक सेकंड आ जाता है, फर्स्ट बात आ जाती है एजुकेशन की। सबसे इम्पोर्टेंट वो थी। जैसे गांव से हम, अगर मैं गांव में रहती, शायद मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मैं जो आज हूँ वो मैं ना हो पाती। पापा की ट्रांसफ़र फिरोजपुर में हुई, तो वहाँ से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, और वहाँ से ही मेनली एजुकेशन का स्टार्ट हुआ हमारा। और इम्पॉर्टेंट रोल जो सपोर्ट है, फर्स्ट जो है अगर मैं इम्पेक्ट करूँगी, एजुकेशन का है, जो फैमिली ने मुझे दी है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभार कुछ लोग, फैमिलीज जो होती हैं वो प्यार भी करती है, सपोर्ट भी करना चाहती है, बट सपोर्ट के चक्कर में कभी कभार ओवर प्रोटेक्शन भी कर देती है। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओवर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का। डिफरेंस क्या है? ओवर प्रोटेक्शन या कंसर्न, दोनों को हम उनके लिए जो बेटर है, और एक डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो अवेयर होगा, उनके लिए दोनों अलग अलग व्यूज़ हैं उनके। अगर पेरेंट्स की तरफ से सोचें तो उनका चाइल्ड जो डिसेबल्ड है वो कैसे चलता है, वो कैसे अपने, क्योंकि वो घर पे होता है, अपने कंफर्ट जोन में होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि इसको इधर नहीं चलना, इसको ऐसे लेके जाना, उसको ऐसे लेके जाना है, तो अपनी तरफ से वो पूरा जोर देते हैं कि नहीं। उनको डर होता है दिमाग में, एक डर की बात करती हूँ, उनके दिमाग में एक डर होता है कि ये कहीं गिर ना जाए। लेकिन उस ओवर प्रोटेक्शन में यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी, कई बार हम क्या कर देते हैं, जो पर्सन विद डिसेबल्ड चाइल्ड है ना, वो कई बार उसकी जो इंडिपेंडेंस है, जो बाहर के वर्ल्ड में वो घूम नहीं पाता है, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, वहाँ पे एक रीजन बनता है। वहाँ पर लिमिट आ जाती है। कंसर्न अपनी जगह है, ओवर प्रोटेक्शन इज डिफरेंट थिंग, कंसर्न इज डिफरेंट थिंग। तो ये मैसेज भी मेरी फैमिली में ये बात नहीं हुई। आपकी फैमिली ने आपको ओवर प्रोटेक्ट नहीं करा, आपको ओवर करने प्रोटेक्ट दिया नहीं जो आप किया, करना चाहते थे। बिल्कुल दी है, अब तक दी है, जो मैं करना चाहती हूँ उसमें पूरा सपोर्ट दिया है मेरे का। लेकिन मैं एक यहाँ पे मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि डोंट ओवर प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, स्पेशली टू दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं डिसेबल्ड। आपका कंसर्न बनता है उनके लिए, एक ह्यूमन लॉ है, कंसर्न एंड प्रोटेक्शन दोनों बनती हैं, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ा एक्सप्लोर होने दीजिए, सो दैट वो भी आसपास की दुनिया खुद से जी सकें, खुद से इंडिपेंडेंट हो सकें कि क्या इम्पोर्टेंट उनके लिए। हाँ, वो गिरेंगे, एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, लेकिन थर्ड टाइम वो खुद ही अपने उठने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ क्या होता है कि कॉन्फिडेंस भी आता है, एक दिमाग में हिम्मत भी आती है खुद के लिए कि यार मैं पहले वो पेन गिरा था, मेरे को पापा ने उठा के दे दिया, मैं नहीं चल सकता था, लेकिन ये पेन गिरा तो मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, मेरे को खुद ही उठाना, मेरे को एक सिंपल सी बात है पेन उठाना, सिंपल सी बात है वो उठाना, लेकिन वो एक स्टेप जो है ना उसके लिए एक लेसन बन जाता है, लेसन बन जाता है। आपके पास लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आई, और आई एम श्योर सबके पास आती हैं। कुछ लोग मना कर देते हैं, आपने सबको हाँ बोला और कर कर दिखाया, चाहे आपके मन में फियर भी हो, डाउट भी हो कि कैसा होएगा कैसे नहीं होगा, बट फिर भी आपने एक बार के लिए हाँ बोला, कर कर दिखाया। ये माइंडसेट आपने कैसे डेवलप करा, या किस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आप में ये आया? ये सपोर्ट सिस्टम फिर से वही बात है, फैमिली आ जाएगी यहाँ पे। एक फैमिली
एक आपका खुद का इनर सेल्फ जो काफ़ी स्ट्रांग रहा है शुरू से, विल पावर, और वो इसलिए रही है भगवान की दया से भी, फैमिली की वजह से भी, फ्रेंड्स की वजह से भी। क्योंकि जब मेरे जैसा एक जो डिसेबल्ड पर्सन है ना, वो अकेला बैठता है, उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो खुद ही बिल्कुल अपने आप को नीचा फील कर ले, या फिर खुद ही वो अपने आप को राइज कर ले। तो मैंने, ह्यूमन नेचर है, मैंने भी किया कि मैं नीचे गिरी हूँ तो मेरे को लो से लो फील हुआ, लो से लो फील हुआ, लेकिन खुद से पुशअप करना, वो मूव करना, टू मूव योर सेल्फ, वो इनर से एक, वो तब आती है जब आप अवेयर होते हो, एजुकेट होते हो, और अपना जो ध्यान है ना वो पॉजिटिव ऑरा की तरफ लगाते हो। नेगेटिव की तरफ जाओगे, नेगेटिव की तरफ जाओगे, वो बातें भी आएंगी, वो शायद जो दिमाग में होनी भी नहीं होती, लाइफ में आनी भी नहीं होती। लेकिन अगर पॉजिटिव की तरफ जाओगे, अगर सोचोगे कि ये मैंने स्टेप, जैसे मैंने, मेरे में दिमाग में आता कि मैंने जैसे किसी जगह पे जाना है मैंने, तो मेरे, हम जैसे लोगों को ना सारी मैपिंग करनी पड़ती है बिल्कुल सही कि वहाँ बात पे है। स्टेप्स कैसे होंगे, बिल्कुल वहाँ पे सही बात है। वॉशरूम कैसा होगा, वहाँ पे लोगों की हेल्प कैसी पहले होगी, 10 बारी चीजें वहाँ पे सोचनी वो पड़ती है। सारी 10 बार सोचनी पड़ती है। उस इनविटेशन को या तो आप एक ब्लेसिंग की तरह ले लो, अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो, या फिर रहने दो कि मैं अंदर ही बैठी ठीक हूँ, यहाँ पे ठीक हूँ, और अगर मैं बाहर ना निकलती, जो हूँ यहाँ पे आज एज अ डॉक्टर, या कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको अचीव नहीं कर पाती। तो वो पॉजिटिव ऑरा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वट एवर द सिचुएशन कम्स, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट ऑल्सो। बेस्ट ऑल्सो। हाँ, एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल के लिए एक्सपोजर कितना इम्पोर्टेंट है? एक्सपोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर। एक्सपोजर नहीं होगा तो आपको खुद ही उन सर्कमस्टांसिस का नहीं पता चल पाएगा जिनसे आप कभी घर से या अपने इन्वायरमेंट में निकल ही नहीं आए। बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये रास्ता है, ये रास्ता है। एक्सपोजर इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो शायद अगर मैं कहूँ, जब मैं व्हीलचेयर नहीं यूज़ करती थी, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, कैलिपर्स यूज करते थे जब? हाँ, तो बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी भी हाँ ऑल्सो, जी। 2025 से अगर पहले की बात करूं मैं, अगर जब मैं पर्पल फेस्ट में नहीं गई थी, उससे पहले मार्केट्स जाते थे हम, तो मार्केट में मैं कार पे जाती थी, तो मेरी जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं वो बाहर घूमते थे, स्टिल मैं 3-3 घंटे मैंने कार में वेट किया है। अच्छा। स्टिल 3-3 घंटे मैंने कार में वेट किया, आप जाओ। ये नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये है कि अगर मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे रैंप नहीं है, अगर रैंप है तो व्हील चेयर नहीं है, तो यार एक दिमाग में था कि नहीं यार, छोड़ो। छोड़ो परे, छोड़ो परे। लेकिन वही बात आ गई मॉडिफाइड चेयर, व्हील चेयर की, जब मैंने करवाई है तो जैसे एवरेस्ट बेस कैंप में गई हूँ, सबसे पहली बार मैंने ना, पहली बार मैंने कोई मॉल देखा, मैंने पहली बार कोई मार्केट एक्सप्लोर की है खुद, उस पे मॉल व्हील रोड को चेयर पे। घूमे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद अपने अपने क्या बोलूँ मैं, अगर मैं जो कभी देखा नहीं था मैंने, अगर मैं जाती थी तो मैं सिर्फ शाहरुख खान की मूवीज देखने जाती थी, अगर मैं बोलूँ, सही बात। सिर्फ वो साल में एक बार आनी है तो वहाँ पे मैं वो करवा देती थी अपनी अपनी व्हील चेयर वाली, तो किसी को लेकर मैं चली जाती थी, सिर्फ वो मूवीज देखने के लिए थिएटर जाती थी, अदरवाइज मैं कहीं पर नहीं गई। लेकिन इसके बाद आई वॉज फ्लाइंग इन द मार्केट लाइक अ बर्ड। तो राइट मोबिलिटी डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, असेसिबिलिटी तो चलो है ही है, मोबिलिटी डिवाइस डिवाइस। जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वॉकिंग स्टिक के रूप में है और चाहे वो व्हील चेयर के रूप में है। ये आपकी मोबिलिटी डिवाइस नहीं है आपकी, ये आपकी एक वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको आज़ादी देता है घूमने के लिए। और इसके लिए ना जैसे मैं पहले वॉकिंग स्टिक के साथ चलती थी, जब मैंने स्टिक स्टार्ट यूज़ करनी की है तो मेरे दिमाग में था यार मैं स्टिक के साथ चलती हूँ, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने व्हील चेयर स्टार्ट की है अपनी बाहर मार्केट में, उससे पहले मेरे को भी डर था, स्टिल अभी भी होता है, लेकिन जब मैं वहाँ पे घूम के आई हूँ, अब मैं चला रही हूँ बिंदास होके, अब कि आपको नहीं लगता कि लोग क्या नहीं कहेंगे? लगता। लेकिन आपको माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि राह पे चलते-चलते आपको 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव बातें कहेंगे, 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डाउन करेंगे। अगर आपका माइंडसेट है, अगर आपको 2 बातों की तरफ ध्यान जाना है, जो माइंडसेट डाउन कर रहे हैं या जो अप कर रहे हैं, उसके पास। या फिर ये जाना कि इसने कह दिया, मेरे ऊपर एक शील्ड बना ली, इसका असर नहीं है। ये अभी तक आप क्या बोलेंगे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है? सबसे बड़ा लेसन
सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन अगर मैं अपना कहूँ, डोंट लिमिट योर एबिलिटीज, सबसे इम्पोर्टेंट. सेकंड, इफ़ यू गेट द राइट सपोर्ट, इफ़ यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी from the people you have around, the person with disabilities or any other person, they can also fly. Just you have to know your potential, how strong it is. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है बिल्कुल ये. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड, इंक्लूजन. I want to add inclusion in the society. I want to give the message to the society that don't take the disabled persons as a sympathy. जब वो सामने देखते हैं ना, वो सबसे पहले डिसेबिलिटी को देखते हैं, वो एक दिमाग में आता है, अरे यार ये कोई पुराने कर्मों का फल है. ये अभी भी लोग अभी भी सोचते हाँ हैं. लग अभी भी सोचते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा है. तो उससे कैसे टैकल करते हैं, क्या बोलते हैं? टैकल सेम कि अगर एजुकेशन है, वही एक्सप्लोर आप कर रहे हो, इंडिपेंडेंस है, आप बाहर घूम रहे हो, एंड आपका माइंड जो है वो इतना स्ट्रांग है. मैं भी रोई हूँ, ये नहीं है कि मैं भी नहीं रोई, मैं भी रोई हूँ, इवन आज भी रोती हूँ. ह्यूमन नेचर गलत हुआ ना कि भाई पुराने कर्मों का फल ऐसे थोड़ा ना होता है, पुराने कर्मों का फल. लेकिन ये माइंडसेट सोसाइटी ऐसी है कि वो अभी भी मुझे भी सुनने को मिला कि ये पुराने कर्मों का फल है, लेकिन उसको पहले ले लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वहाँ पे ना आप डिसेबिलिटी की जगह अपने आप एबिलिटी दिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो बातें पीछे छूट जाती हैं. मतलब इसको तो बल्कि ऐसे सोचना चाहिए जहाँ पर मेरे को सोसाइटी का है कि भाई भगवान ने ऐसा दिया है क्योंकि कुछ अकॉम्प्लिश करवाना चाहते हैं भगवान, बिल्कुल कुछ दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल दिखाना चाहते हैं. आप अगर उस वे से लेकर चलोगे ना, तो ये जो बातें हैं ना छोटी छोटी, ये साइड पे रह जाती हैं. और उसके लिए स्टिल फिर से आ जाएगा कि एक नॉर्मल लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए मैसेज ये जाता है कि इंक्लूजन करो, और किसी डिसेबल्ड पर्सन को उनकी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं, उनकी एबिलिटी की वजह से, और फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे पहले देखो. ये मत सोचो कि ये डिसेबल्ड है, एक ये एंड इंक्लूजन हमें भी इंक्लूड करो. चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पर, जहाँ पर हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, दिल से एक मैसेज कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर आप शॉर्ट सेंटेंसेस में आंसर दे सकते हैं. तो दिल से एक मैसेज स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए जो अभी भी फाइट कर रहे हैं या अपने आप को अपॉर्चुनिटीज तक ले जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, यस टू लाइफ बोलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. डोंट लिमिट योर पोटेंशियल, एंड सेकंड, make your mind so strong that you should prepare for the worst also and for the best also, and educate yourself. एक दिल से एक मैसेज उनके फैमिलीज के लिए. फैमिलीज के लिए कि उनको एक्सप्लोर करने दो, उनको ओवर प्रोटेक्ट ना करो, एंड उनको एजुकेट करो. स्टिल यहाँ पे फिर से आ जाएगा एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिल से एक मैसेज टीचर्स एंड एजुकेटर्स के लिए. इंक्लूड अस, इंक्लूड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. डोंट लिमिट देयर पोटेंशियल बाय देयर ओन थॉट्स दैट दे कांट डू. They can do if you give them the right opportunity and if you give them the right support. Very nice. And दिल से एक मैसेज सोसाइटी के लिए जनरल. Include us, still same, include us, and don't see us as a bichara or as a sympathy. See us as the human beings like others. Don't see our disability first. See the person, see the person as a human being first. And last, दिल से एक मैसेज गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स के लिए. Make the things accessible. Make the policies more accessible so that everyone is included in the society. बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं आपके, एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आपने इतनी दूर आकर ये पॉडकास्ट पर आई स्पेशली, एंड अपने थॉट्स सारे शेयर करें. एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों को आगे हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, उनको लिमिट नहीं होने देगा, एंड उनको अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ या लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने की ताकत देगा.
बिल्कुल, थैंक यू योर टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से थैंक यू योर टीम कि जो मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने मैसेज को आगे कन्वे कर सकूं, इस इंक्लूजन के मैसेज को, इस डोंट लिमिट योर पोटेंशियल के मैसेज को। थैंक यू लक्ष्य सर एंड थैंक यू द होल टीम ऑफ दिल से एबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने एक चीज़ आज बहुत अच्छी दिखाई कि एवरेस्ट चढ़ना तो एक अचीवमेंट था, एवरेस्ट तक बेस कैंप तक जाना तो एक अचीवमेंट था, बट उस अचीवमेंट के पीछे जो बैक स्टोरी है आपकी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या फैमिली का सपोर्ट, क्या फ्रेंड्स का सपोर्ट, क्या वर्क में सपोर्ट, ओवरऑल क्या चीज़ें थी जो उसने आपको शेप करा, जो जिसकी वजह से वो आप डिसीजन ले पाई। सो ये एक बहुत हमारा क्रक्स निकल कर आया है, या एक बोलूँगा कि निष्कर्ष निकल कर आया है हमारी आज की कन्वर्सेशन से। एंड आपने ये दिखाया है कि येस टू लाइफ बोलने का एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है सबके लिए, स्पेशली एबल्ड के लिए। बिल्कुल, यस टू लाइफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यू मस्ट गो विद द फ्लो, यू मस्ट गो विद द फ्लो। इतना मैंने अब तक ये सीखा है। मैं भी सोचती थी कि कैसे कर पाऊंगी, जाऊं या ना जाऊं, बट फिर दिमाग में अब तक इतनी स्ट्रगल्स के बाद या अब तक के लाइफ एक्सपीरियंस के बाद ये आया है, यू टेक द फर्स्ट स्टेप, आगे आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे। अगर सपोर्ट मिलता गया तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो एक बैक ले लेंगे, फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। बिल्कुल। एफर्ट्स नहीं रुकने चाहिए, बिल्कुल। ये मेन। आई थिंक जब मैंने आपको रीच आउट भी करा पॉडकास्ट के लिए, तब भी आपने एकदम से यस बोल दिया, और फिर एक दिन आप अचानक से बोला कि आप उठ कर आ रही हैं। सो इट वाज अ यस टू लाइफ टू दिस पॉडकास्ट आल्सो। नहीं तो कौन लुधियाना से ड्राइव कर खुद वो या सेल्फ ड्राइविंग कर आई है यहाँ तक, फरीदाबाद तक आज पॉडकास्ट के लिए। सो इट्स अ बिग, आई मीन रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मेरे को ये मौका दिया, मेरे को ये बात। प्लीज, मैं तो नहीं आपके एफर्ट्स नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू एंड थैंक यू अमरजीत मैडम मेरे साथ आई है जो। मैं हूँ लक्ष्य एंड ये है डॉक्टर रुपिंदर, और ये है दिल से एबल्ड एंड आस्ट्रा पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।